Okay, so welcome back. Uh, we have covered the parallel polarization case of oblique incidence, and we derived the expressions for reflection coefficient and transmission coefficient, as well as we also introduced another concept of Brewster angle. And we found that in case of parallel polarization, there is a possibility that we will have a Brewster angle. Okay, so there will be a special angle. If wave is incident at that angle, then there will be no reflection. Now, if you analyze the other possibility of oblique incidence, जिसको मैंने perpendicular polarization का नाम दिया हुआ है, एज आई मेंशन इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं जो पैरेलल पोलराइजेशन का है, बट इवन देन मैं कुछ ब्रीफली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं कवर कर लेता हूँ, सो दैट व्हेन यू go through the book you will not face any problem. Okay, so perpendicular polarization को हमने डिस्क्राइब किस तरह किया हुआ है कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड will be perpendicular to the plane of incidence, और हमारे केस में प्लेन ऑफ इंसिडेंस जो है उसको ज्योमेट्री जो हमने बनाई हुई है उसके हिसाब से एक्स प्लेन जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस बनता है. सो अगर मैं अब उसी तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, this is z direction, this is x direction, and y axis is out of the screen, और ये हमारी z equal to 0 जो है बाउंड्री हो गई, और वेव जो है उसी तरीके से obliquely incident हो रही है. So incident wave is like this. So this is reflected wave and this is transmitted wave. So अभी भी ये oblique incidence case, ठीक है. So this theta I is not 0. This is our refraction angle. अब difference कहाँ पे है? When you start solving this problem, you have to specify कि electric field को perpendicular होना चाहिए plane of incidence, ठीक है. सो अगेन दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आउट ऑफ द स्क्रीन ले सकता हूँ, या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इनटू द स्क्रीन ले सकता हूँ. दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के क्या है, परपेंडिकुलर होगी. ठीक हो गया. ओके, सो व्हाट इज द एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द स्क्रीन है. सो मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा. जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इस इंडिकेशन का मतलब क्या है. सॉरी, नॉट इन आउट ऑफ द स्क्रीन, विच मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. सो हमारी इस रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर रही है. लेकिन अब क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. सो अगर हम राइट हैंड रूल यूज करें, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द बोर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ऑब्वियस कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगी.
magnetic field will be like this. So ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है ये अब आपको शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. सो नाउ द सिचुएशन इज रिवर्स. अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है इस तरह ओरिएंटेड है कि वो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है. इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी. ठीक है. सो यू कैन, अगर मैं इसको रिजॉल्व करना अगेन ज्योमेट्रिकली मैं शो कर लेता हूँ, फिर आप इजीली इसको इक्वेशन डिराइव कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हमें जब रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें इसको इस तरह करना होगा कि वी नीड टू कंसिडर कि इसका एक कंपोनेंट ये होगा जो कि z कंपोनेंट होगा और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो कि ऑफ कोर्स नेगेटिव x डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा. ठीक है. इस तरीके से आप ट्रांसमिटेड उसके लिए भी कर सकते हैं. तो ट्रांसमिटेड के केस में भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इंसिडेंट फील्ड हो, सॉरी इंसिडेंट वेव हो, रिफ्लेक्टेड वेव हो या ट्रांसमिटेड वेव हो, तीनों वेव्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कंडीशन फुलफिल करनी है, तब जाके इसको हम पैरेलल पोलराइजेशन केस कह रहे हैं. ठीक है. सो ट्रांसमिटेड वेव को अगर हम देखें उस केस में भी हम कहेंगे कि लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द बोर्ड है. ओके. एंड देन यूजिंग द राइट हैंड रूल अगर हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह होगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. उसके बेस पे हमने देख लिया कि अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इस तरह प्रोपगेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, आउट ऑफ द स्क्रीन है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ये होना पड़ेगा. सो अगेन पॉइंट योर फिंगर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको मूव करें टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो आपकी थंब जो है इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है. ठीक है. सिमिलरली रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए भी अब हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अब इनटू द बोर्ड शो करना पड़ेगा. सो ये अब आपके पास है ई आर. या इसको अगेन इट्स आल्सो पॉसिबल कि मैं इसको इनटू द बोर्ड करके, अगेन दिस इज आल्सो पॉसिबल, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स रखता हूँ. इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन. ओके. एंड नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पॉइंट आउट करें. दिस इज एच आर, दिस इज ई आर. ओके, लेट मी शेयर द अटेंडेंस लिंक. सो चैट विंडो में मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर कर दी है, सो यू कैन मार्क योर अटेंडेंस फॉर टुडेस लेक्चर. सो ज्योमेट्रिकली मैंने आपको परपेंडिकुलर पोलराइजेशन की एक्सप्लेनेशन कर दी है कि पैरेलल पोलराइजेशन से ये किस तरह मुख्तलिफ है. डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे आ गया है कि पैरेलल पोलराइजेशन के जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा था. ठीक है. एक्स जेड प्लेन. और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा. तो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो ऑफ कोर्स वाई एक्सिस है. तो इन ई आई, ई आर और ई टी जो मैंने इस तरह इस नोटेशन से शो की, इट मींस दे आर अलोंग वाई डायरेक्शन. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है अब वो इस तरह ओरिएंट होगा कि एक्स जेड प्लेन के अंदर होगा और अकॉर्डिंगली उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट. नाउ ऑल यू नीड टू डू इज आपने ज्योमेट्रिकली इसको फाइंड करना है कि अगर आपके पास ये इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड आप स्पेसिफाई कर लें कि इंसिडेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ई नॉट के बराबर है. तो जो वेव रिफ्लेक्ट होगी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा गैमा टाइम्स ई नॉट हो जाएगा, और जो ट्रांसमिट होगी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय नॉट. तो एक तो आपको ये करना पड़ेगा.
दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। यू नीड टू मैथमेटिकली रिप्रेजेंट के एच आई जेड किसके बराबर होगा और एच आई एक्स किसके बराबर, ठीक है। ये आप इजिली फाइंड कर सकते हैं अगर आप ये एंगल फाइंड कर लें कि ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं समरी के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि वी नो फ्रॉम रूल्स ऑफ ज्योमेट्री के इस तरह अगर दो पैरेलल लाइन हो और यहाँ पे इस तरह एक लाइन हो और अगर ये आपके पास थीटा आई होगा तो ये भी थीटा आई होगा, ठीक होगा। तो उस रूल्स के इस तरह के रूल्स यूज करके आप इजिली फाइंड कर सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा, क्या ये थीटा आई होगा, ये 90 माइनस थीटा आई। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या ये एंगल थीटा आई है या 90 माइनस थीटा आई है। वंस यू डू दैट देन यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट कि इस कंपोनेंट के साथ कॉज आएगा या इस कंपोनेंट के साथ कॉज। दैट इज समथिंग दैट यू कैन इजिली डू, ठीक है। अब इक्वेशंस मैं सिर्फ इंसिडेंट की लिख लेता हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि अब आप जब इंसिडेंट वेव को मैथमेटिकली लिखेंगे, सो ई आई, अब इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह मैंने कहा था कि इट इज ओनली हैविंग वाई कंपोनेंट, तो आप क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, वाई यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड को मैंने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया, तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो गया। और फिर अगेन डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, जिस तरह हमने पैरेलल पोलराइजेशन के लिए किया था वही कंसेप्ट आप यूज करेंगे, इसको आप इस तरह लिखेंगे के वन एक्स थीटा आई प्लस जेड कॉस, विच इज अगेन एन इंडिकेशन के जो वेव है जो प्रोपोगेट कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और ये एक्सप्रेशन हमने कैसे निकाली थी, जिस तरह पहले हमने किया था, व्हाट वी डिड वाज कि हमने इस वेक्टर को, ये जो ये वेक्टर है इसको हमने रिजॉल्व कर लिया कि इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक कंपोनेंट इसका ये हो सकता है और एक कंपोनेंट इसका, ठीक है। सो वेव जो है एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रही है और वेव जो है जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक्स एंड जेड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड को जब आप लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अब आपको दो कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थे। अब जिस तरह मैंने कहा कि ई आई एक्स भी होगा और ई जेड भी होगा, ठीक है। आपके पास रिजल्ट ये आएगा कि एक्स कंपोनेंट जिस तरह आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि एक्स कंपोनेंट जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इट मींस कि वेव इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे इट इज हैविंग नेगेटिव एक्स कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस ईटा नॉट, और इसके साथ आपके पास आ जाएगा cos थीटा। और z डायरेक्शन में क्योंकि ये पॉजिटिव z डायरेक्शन में, ओके, एंड z कंपोनेंट विल बी इक्वल टू ईटा, सॉरी ई नॉट बाय ईटा वन, और इसके साथ आपके पास साइन थीटा। और डायरेक्शन के लिए उसी तरीके से आप लिखेंगे ई पावर माइनस जे के वन एक्स साइन थीटा आई प्लस जेड कॉस थीटा। अगेन द प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सिमिलर कि आपने रिफ्लेक्टेड वेव के लिए फिर एक्सप्रेशंस लिखनी होंगी, फिर आप ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिख देंगे। तो आपके पास ई आर एच आर ई टी और एच पी की एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक। अगेन दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट यू टू डू योर सेल्फ।
If you have any problem, then let me know. But it is a straightforward procedure. All you need to do is कि एक दफ़ा एक फिगर आप ये बना लेंगे, इसके बाद all you need to do is इसको components के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। Now जिस तरह हमने पैरेलल पोलराइजेशन केस में किया था कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव की एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गई। अब इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए हमने क्या अप्लाई करना है, बाउंड्री कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो क्या होगी कि टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। सो n क्रॉस E1 विल बी इक्वल टू n क्रॉस E2। अब E1 का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं इस मीडियम की जिसमें इंसिडेंट वेव भी है, रिफ्लेक्टेड वेव भी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ y कंपोनेंट है, तो ऑफ कोर्स y कंपोनेंट जो है इस बाउंड्री के टेंजेंट है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन आपने जो यूज करनी होगी उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि ई आई वाई प्लस ई आर वाई मस्ट बी इक्वल टू ई टी और बाउंड्री की लोकेशन जो है वो z इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यही बाउंड्री कंडीशन है कि एट द बाउंड्री बिटवीन टू लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक्स द टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप देखें इसके दो कंपोनेंट, जिस तरह इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी है और जेड भी है, इसी तरीके से जब आप इस एच आर को अगर आप देखें, इसको जब आप रिजोल्व करेंगे तो उसका ये जेड कंपोनेंट भी आएगा, एक्स कंपोनेंट भी आएगा। मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप देखें, इसका भी z कंपोनेंट भी आएगा, x भी आएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, x कंपोनेंट और z कंपोनेंट। लेकिन बाउंड्री कंडीशन जो है वो सिर्फ टेंजेंट कंपोनेंट पे एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि x कंपोनेंट को हमने कंसीडर करना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट को लेना है, z कंपोनेंट को नहीं लेना, ठीक है। इसका मतलब है कि दूसरी बाउंड्री कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि एच आई एक्स प्लस एच आर x must be equal to h dx at z equal to 0. So these are two boundary conditions that you need to apply on the incident and reflected and transmitted wave. तो आपके पास दो बाउंड्री कंडीशन से दो इक्वेशंस, उसमें आप देख लेंगे ऑफ कोर्स जिस तरह पहले हुआ था कि ये ई नॉट टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी लेफ्ट साइड से और राइट साइड। बट अगेन यू विल फाइंड आउट कि लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपके पास ये टर्म होगी। कौन सी वाली टर्म होगी, k1 x sin थीटा आई, और रिफ्लेक्टेड वेव में होगी k1 x sin थीटा आर होगा, और ट्रांसमिटेड में होगा k2 x sin थीटा टू। सो नाउ x वेरिएशंस जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो अगेन इस केस में भी आपके पास जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि थीटा आई जो है थीटा टी थीटा आर के बराबर होना चाहिए, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा कंडीशन आपके पास आ जाएगा कि k1 साइन थीटा आई जो है वो k2 साइन थीटा टी के बराबर होगा, जो कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बाउंड्री कंडीशन के साथ फर्दर ये कंडीशंस भी जरूरी हैं, तब जाके हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो अगेन आपके पास अगेन अब चार कंडीशंस आ जाएंगी, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। एंड अगेन हमारे पास फोर अननोन्स हैं, गैमा टी थीटा आर और थीटा टी, ये हमारे अननोन्स हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे और आपके पास गैमा और टी की एक्सप्रेशन आ जाएंगी, ठीक है। गैमा के लिए आपके पास परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो एक्सप्रेशन है वो है थीटा टू कॉस थीटा आई माइनस ईटा वन कॉस थीटा टी डिवाइडेड बाय ईटा टू कॉस थीटा आई प्लस ईटा वन कॉस। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपके पास आएगा टू ईटा टू कॉस थीटा आई डिवाइडेड बाय ईटा टू cos theta I plus eta 1 cos theta।
these expressions are valid for perpendicular polarization. If you compare these two expressions with the previous expressions that we derive for पैरेलल पोलराइजेशन, तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा. डिफरेंस जो है आप चेक कर लें, यहाँ पे है. जब हम पैरेलल पोलराइजेशन के लिए केस किया था, वहां पे इस जगह पे थीटा टी था, यहाँ पे थीटा आई था. यहाँ पे थीटा टी था, यहाँ पे थीटा आई था. तो अगर आप सिंपल अगर कंपैरिजन करना चाहें परपेंडिकुलर पोलराइजेशन की एक्सप्रेशंस और पैरेलल, तो ओनली डिफरेंस आपको यहाँ नजर आएगा कि जहाँ पे थीटा आई है वहाँ थीटा टी आ जाएगा, जहाँ पे थीटा टी है वहाँ थीटा आई, अदरवाइज सेम एक्सप्रेशन. और अगेन अगर हम इस जनरल केस को, ये भी हमारे पास जनरल केस, ठीक है, अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री के बराबर है, 0 डिग्री के बराबर. इट मीन्स कि ये जो वेव है जो कि अब इस वक्त इतना एंगल बना रही है, अब ये इस तरह आ रही है, मतलब कि थीटा आई 0 के बराबर हो गया. थीटा आई 0 होने का मतलब ये है कि अब वेव नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है. तो जब नॉर्मल इंसिडेंट केस होगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि थीटा आई भी 0 हो जाएगा, थीटा टी भी 0 हो जाएगा. तो ये कॉज ऑफ 0 इज 1. तो अगेन हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ जाएगी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विल बी ईटा 2 माइनस ईटा 1, ईटा 2 प्लस ईटा 1, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो हो जाएगा 2 ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 2 प्लस ईटा 1. ये वही एक्सप्रेशन है जो हम फर्स्ट इंस्टेंस में डिराइव कर चुके. सो चाहे आप पैरेलल पोलराइजेशन केस को लें या चाहे आप परपेंडिकुलर पोलराइजेशन केस को लें, अगर आप इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 कर दें तो आपके पास कौन सा केस आ जाता है? नॉर्मल इंसिडेंस केस आ जाता है. ठीक है. अब ये तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट है, पैरेलल पोलराइजेशन के लिए अलग हैं और परपेंडिकुलर के लिए अलग. एक और डिफरेंस भी है इन दोनों केस में. पैरेलल पोलराइजेशन के केस में हमने कहा था कि एक स्पेशल एंगल है जिसको हमने ब्रूस्टर एंगल का नाम दिया था, जिसके लिए हमारे पास सिचुएशन ये थी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाता है. लेकिन परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के केस में ऐसा कोई भी ऐसा एंगल नहीं होगा जहां पे आपको ये कंडीशन मिले. तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं. देयर इज नो ब्रूस्टर एंगल फॉर perpendicular polarization. Now, on what basis we can make this statement? ठीक है ना, ये हमने of course we don't need to just remember this statement by heart. There has to be some justification कि parallel polarization के केस में ब्रूस्टर एंगल एग्जिस्ट करता है, और मैंने इसकी एक्सप्रेशन भी डिराइव की थी. रिमेंबर हमने डिराइव की थी कि साइन थीटा बी इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 और अंडर रूट. ये एक्सप्रेशन ब्रूस्टर एंगल की. ठीक है. नाउ परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए ब्रूस्टर एंगल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? इसको अगर हम जस्टिफाई करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? ऑल वी नीड टू डू इज, हमने देखना है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को 0 होना चाहिए. सो इसका मतलब है कि जब भी इसका नोमिनेटर 0 के बराबर होगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा. सो लेट्स फाइंड आउट कि इसका नोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता. क्योंकि अगर जब हम कह रहे हैं कि ब्रूस्टर एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा थीटा आई नहीं है जिसके लिए ये टर्म ये इसके बराबर हो जाए. जब ये इसके बराबर नहीं हो सकती किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन 0 नहीं हो सकती. सो कैसे नहीं हो सकती? लेट्स डू दैट. कि अगर मैं कहूँ कि लेट्स से कि अगर गेमा 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 के बराबर. ठीक है. तो इससे क्या होगा?
So let gamma equal to 0 for perpendicular polarization. So which means कि हमें eta 2 cos theta cos theta I minus eta 1 cos theta t equal to 0 के बराबर होना चाहिए. So it means कि हमारे पास eta 2 cos theta I will be equal to eta 1 cos theta. Now the question is कि what is the problem कि ये दोनों equal नहीं हो सकते, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जीरो नहीं हो सकता. ठीक है. So let me do that. So we can make use of same idea जो हमने पहले किया था कि cos theta t को हमने इस तरह लिख लिया था eta 2 by eta 1 cos theta I. cos थीटा टी को फिर हमने इस तरह लिख दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी. और इसको भी इस तरह लिखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख देता हूँ. ठीक है. यहाँ पे फिर हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया था हमने. सो हमने कहा था कि अगर k1 साइन थीटा आई बराबर होगा k2 साइन थीटा टी के बराबर. ठीक है. सो इसकी वजह से हमने साइन थीटा टी की जगह लिख लिया था k1 डिवाइडेड बाई k2 डिवाइडेड इनटू साइन थीटा आई लिख लिया था. ठीक है. सो 1 माइनस k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई लेदर रूट. यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया था. फिर रिमेंबर के ईटा 1 को मैंने लिखा था कि इट इज इक्वल टू म्यू बाय एप्सिलॉन 1 अंडर द रूट, और ईटा 2 को हमने लिख दिया था कि दिस. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट दैट, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कि एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 या इसको फिलहाल हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं. वी विल यूज दैट लेटर ऑन. इसको फिलहाल इस तरह फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं. So eta 2 by eta 1 into 1 minus sine square theta I. Okay. इसका स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड पे. So 1 minus k1 k2 square sine square theta I equal to eta square eta 2 square eta 1 square 1 minus sine square theta I. Now what you need to do is कि जो साइन स्क्वायर टर्म है
इनको आपने एक साइड पे करना है और जो बाकी टर्म है उनको दूसरी साइड पे करना है, ठीक है। सो साइन स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड पे करना है, बाकी को दूसरी साइड पे करना है। सो व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट दिस, यू विल गेट k2 स्क्वायर eta 2 square minus eta 1 square equal to k2 square eta 2 square minus k1 square eta 1 square into sin square theta। ठीक है, तो जो साइन स्क्वायर वाली टर्म है वो मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दी और जो बाकी टर्म्स हैं वो यहाँ पे कर दी। ना प्रॉब्लम यहाँ पे अब जो जिस प्रॉब्लम की तरफ हम आना चाह रहे थे वो ये है कि ये जो टर्म है ये वाली, दिस वन k2 स्क्वायर ईटा 2 स्क्वायर माइनस k1 ये हमेशा जीरो होगी, इट इज आइडेंटिकली जीरो फॉर डाइलेक्ट्रिक। सो राइट साइड पे आपके पास टर्म जीरो है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो टर्म है वो जीरो नहीं है, विच इज काइंड ऑफ अ कंट्राडिक्शन के ये जो मैंने इक्वलिटी लिया हुआ है ये आपके पास पॉसिबल नहीं। जब ये इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है तो अगर आप देखें हमारी सारी एजम्पशन इसी की बेस के ऊपर थी कि हमने कहा था कि इसको हम जीरो कर लेते हैं, और उसकी जीरो करने का मतलब ये था कि वी नीड टू इंश्योर कि ये न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर जीरो होने के लिए हमने क्या किया कि ये जीरो तब भी होगा जब ये टर्म और ये टर्म इसके बराबर हो, बट व्हाट वी हैव फाउंड इज कि ये टर्म और ये टर्म जो है ये दोनों बराबर नहीं है, एक टर्म जीरो है और दूसरी टर्म नॉन जीरो है। तो अगर ये टर्म इसके बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता। उसी के बेस पे हमने कहा था कि नो ब्रूस्टर एंगल एग्जिस्ट फॉर परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। अब ये जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है आइडेंटिटी के लिए इक्वल टू जीरो, इसको आप चेक कर सकते हैं किस तरह। मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि k2 को किसके इक्वल लेंगे, आप k2 को इसके इक्वल लेंगे, ईटा 2 को किसके इक्वल लेंगे, k1 को किसके इक्वल लेंगे आप, ओमेगा एप्सिलॉन e1, और ईटा 1 को आप किसके इक्वल लेंगे। अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल होंगे, तो ये हमेशा जीरो आएगा, तभी मैंने ये लिखा है कि इट इज ऑलवेज जीरो फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडिया। Now, related to this concept, before I conclude today's lecture, एक तो हमने ब्रूस्टर एंगल डिफाइन कर लिया है। देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, and it is represented by theta with a subscript c. So what is critical angle? Critical angle को हम डिफाइन करते हैं the incidence angle for which theta t is equal to 90 degree. So critical angle is that incidence angle for which the angle of refraction becomes equal to 90 degree. So अगर हम इसको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देना चाहें कि हमारे पास एक ऐसा एंगल है जिसको मैं अब थीटा सी कहूंगा, कि आपके पास जो ट्रांसमिशन है वो इस तरह हो रही है। तो ये जो आपके पास एंगल है थीटा टी जो है ये 90 डिग्री,
तो हमारे पास जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये है कि K1 साइन थीटा आई जो कि इंसिडेंस एंगल है थीटा आई, इसका ताल्लुक थीटा टी के साथ इस तरह, ठीक होगी। और इसको फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि K1 की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। K1 की जगह हम ये लिख सकते हैं ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन 1। K2 की जगह हम लिखते हैं ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन 2 अंडर द रूट into sin theta t. So this can cancel out. So we end up with epsilon 1 under the root sin theta I equal to epsilon 2 under the root sin theta t. So we can always write this thing, Snell's law of reflection, जो कि in terms of K1 और K2 लिखा था, इसको अब हमने in terms of epsilon 1 epsilon 2 लिख दिया। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को साइन थीटा टी के लिए रीअरेंज करें, सो साइन थीटा टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अंडर द रूट साइन थीटा आई। ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर आप देखें और इसको कंसीडर करें कि एक सिचुएशन हमारे पास है कि मीडियम 1 परमिटिविटी इज मोर देन द मीडियम 2 परमिटिविटी। अदर वर्ड्स के यहाँ पे जो मीडियम है एप्सिलॉन 1 है और यहाँ पे जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है, लेकिन सिचुएशन ये है कि जिस मीडियम में वेव इंसिडेंट, जिस मीडियम से वेव इंसिडेंट हो रही है उसकी परमिटिविटी इससे ज्यादा। सो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे सो कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन क्योंकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से ज्यादा है तो ये फैक्टर जो है it is going to make more change in theta t as compared to theta. In other words, what I am saying is the increase in theta t will be faster as compared to increase in theta I. क्योंकि एप्सिलॉन 1 is greater than एप्सिलॉन 2, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा it will be a large number। तो इसका मतलब है कि इसमें जो इंक्रीज आएगा और थीटा टी में जो इंक्रीज होगा इट विल बी मोर, थीटा टी में इंक्रीज ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इस सिचुएशन के लिए क्या होगा, एज थीटा आई increases theta t will also increase but at a faster rate, at a faster rate। सो इसका मतलब है कि थीटा आई को आपने 0 से बढ़ाना शुरू किया, 0 1 2, तो ये भी बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि थीटा टी में इंक्रीज ज्यादा है सो इंसिडेंट एंगल जो है अभी 90 तक नहीं पहुंचा होगा और थीटा टी जो है वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब ये सिचुएशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जब थीटा आई थीटा सी बन जाएगा, जब थीटा आई थीटा सी बन जाएगा विच मीन्स कि थीटा आई इन क्रिटिकल एंगल बन गया है, जब ये क्रिटिकल एंगल बन गया है तो थीटा टी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन ऑफ 90 इज 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो इससे हम लिख लेंगे कि साइन थीटा सी किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्रिटिकल एंगल फाइंड करने की एक्सप्रेशन आ गई। क्रिटिकल एंगल के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, दिस वन,
ε1 ε2 से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर थीटा आई इंसिडेंट एंगल अगर थीटा सी से ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। हमने ये चीज तो वेरीफाई कर ली है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा सो थीटा टी 90 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले अगर वेव अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर नहीं था तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड वेव थी वो इस एंगल पे ट्रेवल कर रही थी। ठीक, हमने क्रिटिकल एंगल जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो वेव इधर बाउंड्री पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर लें इसका मतलब है कि थीटा आई थीटा सी से भी ज्यादा हो जाएगा तो ये इसका मतलब है कि ये सारी की सारी वेव अब इधर हो जाएगी। सो इट मींस के ऑल ऑफ द वेव विल बी रिफ्लेक्टेड, देयर विल बी नो ट्रांसमिशन। सो फाइनल स्टेटमेंट में क्या दे रहा हूं, द इंसिडेंट वेव will be totally reflected and no wave will propagate into medium 2। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई प्रैक्टिकल यूज है जहां पे हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। यस, ऑप्टिकल फाइबर में हम इसको यूज करते हैं। उसका जो इनर कोर होता है ऑप्टिकल फाइबर का ε1 और उसके बाहर जो क्लैडिंग होती है हम उसको इस तरह डिजाइन करते हैं कि कोर की जो परमिटिविटी है वो क्लैडिंग से ज्यादा होती है, तो आपका जो सिग्नल है जो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है वो कोर के अंदर ही ट्रेवल कर रहा होता है। इवन इट इज रिफ्लेक्टेड, ये आपके पास इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है लेकिन बाहर नहीं आता। बाहर क्यों नहीं आता? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर। ठीक है, okay, so with this we are finished with the introductory chapter of the book that we are following, and this is what you can say कि इस वक्त हमने kind of रिवीजन की है EMF कोर्स की, जो इस कोर्स का prerequisite कोर्स। ठीक है, so from the next class we will be moving to the actual microwave engineering topics. Okay, so maybe I may give you one assignment based on chapter 1 and I will post that on Google Classroom, as well as I might also take one quiz as well, but वो मैं classroom में फिर आपको उसकी announcement कर दूंगा। ठीक है, any question from today's lecture? No, sir. Okay, thank you very much. See you next Excuse me, time. sir. जी सर ये अटेंडेंस अभी लिंक जो शेयर किया था सर वो मैंने